हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो। लास्ट वीडियो लेक्चर में हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था हमने लेंसेज, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, इसके न्यूमेरिकल, रे डायग्राम एंड ऑल। अगर आप लोग को ये वीडियो फिर से देखने हैं तो आप सर्च कर लीजिए या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर मैं आप लोग को लिंक दे दूंगा। अब हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लास्ट चैप्टर जो हमारे साइंस 1 का आता है, डेट इज ऑफ स्पेस मिशन। इसके न्यूमेरिकल्स या फिर ये चैप्टर CBSE में नहीं है, ये सिर्फ स्टेट बोर्ड में है 10th स्टैंडर्ड में। तो काफ़ी सिंपल सा है, 3 न्यूमेरिकल अपने को करने हैं, 3 न्यूमेरिकल के बाहर का एक भी न्यूमेरिकल नहीं आएगा आप लोग को, इसीलिए आपको इसके ऊपर में सबसे ज़्यादा फोकस करना है। ठीक है, तो चलिए टाइम वेस्ट करना शैतान का काम, शुरू करते हैं। माय डियर स्टूडेंट, ये जो स्पेस मिशन के न्यूमेरिकल है, मैं यहाँ पे आपको कंसेप्ट नहीं बताऊंगा क्योंकि 3 न्यूमेरिकल आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं और ये तीनों न्यूमेरिकल के ऊपर में 3 अलग कंसेप्ट्स है। तीनों के तीनों कंसेप्ट्स आपके थियरी में कवर हो चुके हैं, हम उसको थियरी में डिटेल में पढ़ते हैं, पढ़ा होगा आपने, राइट, मैंने पढ़ा चुका हूँ उसको। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं ना, सिंपली न्यूमेरिकल को स्टार्ट करते हैं। आपके बुक में ऑलरेडी क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अपने हाथ में टेक्स्ट बुक रखिए और ज़रा मैं यहाँ पर लिखना स्टार्ट कर रहा हूँ। शुरू करते हैं। ओके, आपके बुक में देखिए क्वेश्चन दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 से मैं क्वेश्चन यहाँ पर ले रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 मैं इसीलिए क्वेश्चन लिख रहा हूँ बेटा क्योंकि न्यूमेरिकल को स्पेस ज़्यादा लग रही है। जनरली आप लोग के शायद किसी दूसरे रेफरेंस बुक में न्यूमेरिकल सॉल्यूशन काफ़ी बड़े बड़े दिए गए हैं, कहीं पर बहुत ज़्यादा डिटेल में लॉन्ग स्टेप्स में बताया गया है। मैं बहुत ही सिंपल स्टेप में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। शुरुआत करते हैं। सबसे पहला दिया है कि क्वेश्चन 5th वाला हम लोग देख रहे हैं, 5th का हम लोग देखेंगे ए। यहाँ पे दिया गया है, इफ मास ऑफ अ प्लैनेट इज 8 टाइम्स द मास ऑफ द अर्थ एंड इट्स रेडियस इज टुवाइड्स द रेडियस ऑफ द अर्थ, व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी ऑफ दैट प्लैनेट। ठीक है, अच्छी बात है। अभी देखिए, ऐसा मेरे प्यारे बच्चों कि हमारे पास में बोला गया है कि 2 प्लैनेट हमारे पास में है। ये हमारे पास में एक प्लैनेट है, दिस इज योर अर्थ। ठीक है, ये अर्थ हो गई है हमारे पास में। एंड मास ऑफ द प्लैनेट, यानी कि दूसरा हमारे पास में एक प्लैनेट दिया गया है, जो भी प्लैनेट है, किसी का नाम नहीं दिया गया, दिस इज द प्लैनेट, ये प्लैनेट दिया गया। इसका जो मास बोला गया है, क्या बोला गया है, इफ द मास ऑफ द प्लैनेट इज 8 टाइम्स दैट ऑफ द अर्थ। तो आपको अर्थ के मास के कंपैरिजन में प्लैनेट का मास दिया गया है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे मास जो है अर्थ का, वो हम लोग लिखेंगे me। सिंपल, आपने m लिखा तो भी चलता है, और इसका रेडियस दे दिया हमने re। तो फिर आपको क्या बोला गया, इफ द मास ऑफ प्लैनेट, मास ऑफ प्लैनेट हम लोग कंसीडर कर देंगे कि बेटा mt। ठीक है, कितना दिया है, इज मतलब होता है इक्वल्स टू, इज 8 टाइम्स मतलब 8 इनटू मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ हमने क्या लिया बेटा यहाँ पर me, है कि नहीं, ये हो गई पहली बात। एंड इट्स रेडियस, उस प्लैनेट की जो रेडियस है, इसको लेंगे हम लोग rp, वो कितना दिया गया है, ट्वाइस द रेडियस ऑफ द अर्थ। ट्वाइस मतलब 2, ट्वाइस 2 टाइम्स। रेडियस ऑफ अर्थ मतलब रेडियस ऑफ अर्थ को हमने क्या लिया है, re लिया है ना। तो ये हमारा पहला हो जाएगा। बस आपको गिवन निकाल देते आना चाहिए, आपको सब आ जाएगा। ये गिवन कंडीशन है आपकी, मैं लिख देता हूँ यहाँ पे, दिस इज द गिवन कंडीशन। मैं बहुत ही आप लोग को इजी वे में सॉल्व करने के मेथड बता रहा हूँ बेटा, बहुत ईजी वे में। व्हाट विल बी द एस्केप वेलोसिटी फॉर दैट प्लैनेट। अच्छा, गिवन में आपके पास में ये पहली बात हो गई। दूसरी बात जो है, आपको पता है एस्केप वेलोसिटी अगर मैं अर्थ की बात करता हूँ, अर्थ की, तो बेटा इट इज गिवन दैट 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। ये आपके पास में अर्थ की एस्केप वेलोसिटी है, ये गिवन है, अपने को मालूम है। नहीं भी अगर आपको क्वेश्चन में दिया तो आप लोग को याद कर लेना है, ये हमारा थियोरी पे पार्ट हो चुका है। हाँ, ये बात आप लोग को पता है। आपको निकालना है एस्केप वेलोसिटी ऑफ दी प्लैनेट, आपको प्लैनेट की एस्केप वेलोसिटी निकालनी है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा न्यूमेरिकल है, बहुत ही सिंपल मेथड में हम लोग यहाँ पे देखने वाले इस न्यूमेरिकल को, तो फुल तरीके से फोकस कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। टू फाइंड मैंने यहाँ पे लिख लिया बेटा, यही अपने को फाइंड करने का है, यही अपने को फाइंड करना है। यहाँ पर मैं सॉल्यूशन स्टार्ट कर रहा हूँ, जल्दी जल्दी देखेंगे सॉल्यूशन। वहाँ करूँ क्या, चलिए यही करता हूँ, छोड़ो टाइम वेस्ट, यहाँ वहाँ कहाँ पता नहीं। तो भैया वी नो एस्केप वेलोसिटी, यानी कि एस्केप वेलोसिटी फॉर अर्थ कितनी है आपके पास में, इसकी वैल्यू, वैसे तो मैं पूरा फॉर्मूला लिख लेता हूँ। इट इज़ कितना, फॉर्मूला पता है ना आप लोगों को, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, जल्दी बटा बेटा, 2
GM अपॉन R, 2 GM अपॉन R, है कि नहीं। अच्छा, मास ऑफ अर्थ के लिए हमने E लिया है एंड रेडियस ऑफ अर्थ के लिए भी हमने E लिया है, मीन्स ME एंड RE। दिख रहा है कि थोड़ा सा बड़ा लिख दूँ मैं तो इसको, पेन ज़रा थिक चल रहा है। ओके, ये हमारे पास में है, ठीक है। इसको हम लोग ले लेंगे इक्वेशन नंबर इसको ले लेंगे 1, ठीक है। चलिए हम लोग चलते हैं बाजू में। बाजू ये हो गया किसके लिए, फॉर अर्थ, या लिख देता हूँ फॉर अर्थ। अब हम बात करते हैं फॉर प्लैनेट के लिए आपके एस्केप वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, एस्केप वेलोसिटी फॉर दी प्लैनेट P इज इक्वल्स टू, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बेटा, एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला वही लिखो आप लोग, 2 चाहिए यहाँ पे, 2GM अपॉन R, ठीक है ना। ये हमारे पास फॉर्मूला एस्केप वेलोसिटी का है। अब बात क्योंकि प्लैनेट की चल रही है तो यहाँ पे मास ऑफ द प्लैनेट MP एंड रेडियस ऑफ द प्लैनेट RP हो जाएगा, राइट। चलिए अब हम लोग को बस वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है बेटा, सिर्फ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना है एंड बूम विल गेट द आंसर। देखिए 2 के जगह 2 लिखिए, उसका कोई दोष नहीं है, वो 2 हमेशा 2 की तरह रहेगा। G भैया यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट है, उसको ऐसे लिखिए G। MP देखिए आपके पास में MP की वैल्यू कितनी दी है, यहाँ पे 8 टाइम्स ऑफ ME, तो MP के जगह मैं क्या लिख दूंगा, 8 टाइम्स ऑफ ME। सो आई विल राइट हियर 8 टाइम्स ऑफ ME। चाहो तो मल्टीप्लिकेशन का साइन लिखो या फिर घूंघट में डालो उसको। दूसरी बात RP, देखो RP की वैल्यू मेरे पास में 2 टाइम्स RE, सो 2 टाइम्स RE। सही है कि नहीं सही है रे भैया, सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये देखो 2 से 2 गया, अब आपके पास में क्या बचा है बस उतना लिख लो। आपके पास में बचा हुआ है G, आपके पास बचा हुआ है ME और आपके पास बचा है RE। अब ये किसका है, ये अर्थ का है, ठीक है ना। ओके, इनटू आपके पास में घूंघट के अंदर में 8 भी बचा हुआ है। मुझे एक बात बताइए, 8 को अगर बाहर निकालते तो क्या आता है, 8 को बाहर निकालते तो आपको पता है ना, 8 को जब मैं रूट से बाहर निकालता हूँ तो ये आता है 2√2। कैसे आया, ऐसा 2 इंटू 2, ये होता है आपका 8, 2 4, 4 8। तो इस 2 में से 1 2 बाहर आ जाएगा और अंदर में क्या बचेगा, 2 बचेगा। तो क्या इस 8 को मैं 2√2 लिख दूँ, चलेगा। मतलब 1 2 आ गया मेरे पास से बाहर में, अंडर रूट आपके पास G जैसा का वैसा, M वैसा का वैसा, ME लिख दो चलेगा, और यहाँ पे RE। तो 2√2 का जो एक घूंघट के अंदर का जो 2 है √2, वो √2 मैं इस रूट के अंदर में यहाँ लिख देता हूँ। अब मुझे एक बात बताइए, क्या आपके पास में ये इनटू ये पूरा का पूरा यहाँ से लेकर तो यहाँ तक का क्या है, क्या ये नहीं है, इट इज़ द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ, है ना। सेम देखो ये 2GMERE, 2√2 GMERE दिख रहा है, मीन्स दिस इज नथिंग बट द एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ। अब मुझे बताइए एस्केप वेलोसिटी ऑफ अर्थ की वैल्यू हमने क्या लिखी है, दिस 11.2। सो सिंपल यहाँ पे 2 इंटू 11.2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो ये आ जाएगा 2 2 ज़ा 4, फिर डेसिमल है, और 11 2 ज़ा 22। Here will be kilometer per second and that will be the escape velocity of the planet। आपको नीचे में स्टेटमेंट में लिखना है बेटा, therefore the escape velocity of the planet is this। समझा कितना सिंपल है। क्या किया हम लोग ने, अपने को बोला गया कि हमारे पास में एक है प्लैनेट और दूसरा हमारे पास है प्लैनेट जिसका नाम कुछ नहीं है, XYZ। यहाँ पर दिया गया भैया, हमने मान लिया कि मास ऑफ द अर्थ आपके पास में ME है एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आपके पास में RE है। आप चाहो तो ME की जगह M लिखो, RE की जगह R लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर यहाँ पर भी आपको वही करना पड़ेगा, ME नहीं सिर्फ M लिखना पड़ेगा। प्लैनेट का मास दिया 8 टाइम्स मास ऑफ द अर्थ, रेडियस ऑफ द प्लैनेट दिया 2 टाइम्स रेडियस ऑफ द अर्थ। तो अगर अर्थ की वेलोसिटी इतनी है एस्केप वेलोसिटी, तो इसकी एस्केप वेलोसिटी कितनी होगी इस प्लैनेट की, इस कंडीशन पे जब अर्थ का मास 8 टाइम्स हो जाता है, रेडियस 2 टाइम्स हो जाता है। तो हमारे पास में एस्केप वेलोसिटी का फॉर्मूला है, राइट, दैट इज एस्केप वेलोसिटी इज इक्वल्स टू 2√2 GM अपॉन R। तो भैया हम लोग प्लैनेट के लिए भी वही कर लिया, एस्केप वेलोसिटी राइट ऑफ द प्लैनेट √2 GM अपॉन R। अभी क्योंकि मास
प्लैनेट का है तो MP हो गया, रेडियस प्लैनेट का इसलिए RP हो गया। अब हमको पता है MP की वैल्यू हमारे पास में MP = 8 ME, तो यहाँ पर इस MP की वैल्यू मैंने पुट कर दी। फिर मेरे पास में RP की वैल्यू है, सो RP की वैल्यू हमने पुट कर दी 2 टाइम्स RE। यहाँ पर आपका 2 कैंसिल हो गया, बहुत मज़ेदार तरीके से, एक नंबर तरीके से आपका कैंसिल हो गया। तो आपके पास में क्या बचा है फिर GME/RE, GME/RE, और 8 यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में, 8 को मैं ऐसा बाहर निकल सकता हूँ, तो √8 का मतलब होता है 2√2 बाहर आ गया और 2 अंदर में रह गया। ये पूरी की पूरी मेरे पास में और की इसके वेलोसिटी जिसकी वैल्यू 11.2 है, इस 2 से मैंने मल्टीप्लाई कर दिया एंड दैट्स द आंसर। समझा? इतना सिंपल है। चलिए इसको फट से देखिए, इसका स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए, इसको मिटाकर हम लोग अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जाने वाले हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी है, बहुत बड़ी मेथड एग्जाम में बताई गई है, सॉरी दूसरे पब्लिकेशन बुक में बताई गई है। मैं बहुत ही सिंपल ट्रिक से आप लोग को समझाने वाला हूँ, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, कर लिया बेटा, निकाल लिया इसका स्क्रीनशॉट, हो गया? मिटा दूँ पक्का? डुकचिक ओके। चल रहे भैया सैलून में, भैया आपको कैसी कटिंग चाहिए बताइए। बरखुरदार कटिंग तो होती ही रहती है, गजनी बना दे। गजनी तो भैया अभी बच्चे बन ही रहे हैं, बहुत सारे टॉपिक एक साथ पढ़ने पड़ रहे हैं, दिमाग में तो भैया कुछ बात रह ही नहीं रही है, क्या करें सर। तो बेटा मैंने आप लोग को 5 मास्टर ट्रिक वाला प्लान वाला वीडियो शेयर किया था। वो 5 मास्टर ट्रिक वाला प्लान वाला वीडियो सिर्फ देखने के लिए था, फॉलो करने वाला था। अगर आपने उसको फॉलो किया तो आपको डेफिनेटली अच्छे से अच्छे मार्क्स मिलेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 उसका फर्स्ट न्यूमेरिकल हो गया है। अब हम चलते हैं अपने अगले न्यूमेरिकल की तरफ। इसे पहले समझने की कोशिश करो, हड़बड़ी करने का नहीं, धक्का मुक्की नहीं करने का, बराबर देखने का। हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट 35780 किलोमीटर अबव द अर्थ सराउंडिंग फेस वुड टेक इफ द मास ऑफ द अर्थ वुड हैव बिकम 4 टाइम्स ऑफ इट्स ओरिजिनल मास। देखो भैया, ऐसा है कि हमारे पास में ये अर्थ है, दिस इज द अर्थ, और एक कोई पर्टिकुलर सैटेलाइट है जो घूम रही है अराउंड द अर्थ, गोल 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 घूम रही है। अब ऐसा है कि इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट इसको h1 हम लोग ले सकते हैं, इसकी हाइट, उस हाइट को h1 क्यों लिया मैं बताता हूँ आपको। इट इज़ टोटल हाइट, सॉरी, इसकी जो टोटल हाइट है, टोटल हाइट अर्थ से लेकर तो यहाँ तक की हाइट, इट इज़ r+h। ये कितनी है ये बताई गई है, इट इज़ 35780 किलोमीटर। आपको पता है मीडियम अर्थ ऑर्बिट बोलते हैं इसको, बराबर कि नहीं। अच्छा, आपको ये भी पता होगा, तो इसको लगने वाला जो टाइम लगता है वो लगता है अप्रॉक्सीमेट 24 आवर, है ना। इसको जो टाइम लगता है अप्रॉक्सीमेट लगता है, अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स, ये इसका टाइम पीरियड है, मतलब एक कंप्लीट रिवॉल्यूशन पूरा करने के लिए। फिर क्या बोला गया है, इफ द मास ऑफ अर्थ वुड हैव बिन 4 टाइम्स, अगर अर्थ का मास हमने कितना कर दिया, 4 टाइम्स कर दिया, 4 टाइम्स, यानी कि हम लोग बोलेंगे मास ऑफ अर्थ। अगर अपने मास ऑफ अर्थ लिया है और ये मास ऑफ अर्थ आपका कितना, मास ऑफ अर्थ को हम लोग बेटा लेते हैं हम लोग m1, कंसिडर कर लो इसको m1, और जब ये होगा 4 टाइम्स यानी कि लेटर, बाद में 4 टाइम्स हो जाएगा तो नया मास बनेगा, उस नए मास को हम लोग क्या बोलेंगे, m2, उस नए मास को हम लोग क्या बोलेंगे, m2, और वो m2 कितना हो जाएगा बोलते हैं, ओरिजिनल मास के 4 टाइम्स ऑफ द ओरिजिनल मास। इतना समझ में आ गया कि आपको पहले कंसेप्ट को समझ लो बेटा। आपके पास में इस डिस्टेंस पर आपकी ऑर्बिट घूम रही है, और तब इस ऑर्बिट पे घूमने के लिए अपने को पता है, अपने थियोरी में दिया गया है कि इतना टाइम लगता है, दैट इज़ अप्रॉक्सीमेट 24 आवर्स लगते हैं। अपने को बोला गया कि ये सारी कंडीशन आपकी किसके लिए है, ये कंडीशन आपके पास में है अर्थ के लिए, एट दैट पर्टिकुलर कंडीशन। तो मैं कहूँगा ये टाइम पीरियड भी आपके पास में T1 है। अगर मैंने मास ऑफ अर्थ को m1 लिया है, टाइम 1 भी है, तो आपके पास में हाइट भी आपके पास में h1 रहेगा। r1 क्यों नहीं लिखा बेटा, अर्थ का रेडियस है वो, यहाँ से यहाँ तक r का रेडियस, यहाँ से आपकी सैटेलाइट कितनी हाइट पे है, ये आपके पास में h होता है, तो टोटल आपके पास में ये r+h होता है, इसीलिए मैंने इसको ले लिया 1। पर रेडियस ऑफ द अर्थ थोड़ी चेंज होने वाला है, हम तो उसको वही लेंगे ना जो ऑलरेडी होती है हमेशा। तो आपके पास r+h1 एट दिस हाइट इतना टाइम लगता है, दैट इज टाइम T1 ले लिया मैंने, हमारे पास में जब मास ऑफ अर्थ m1 रहेगा। लेकिन बाद में बोला गया है
कि मास ऑफ अर्थ अगर मैं 4 टाइम्स कर देता हूँ तो नया वाला मास मेरे पास में क्या है m2, मतलब वो अर्थ के मास के, अर्थ का मास हमने क्या लिया था बेटा m1, उसका कितना हो गया 4 टाइम्स, तो 4 इंटू m1 इतना हो गया है। तो अब क्या बोला गया, इफ उसका ओरिजिनल मास, तो हाउ मच टाइम अ सैटेलाइट इन एन ऑर्बिट एट हाइट एट टेकिंग, कितना समय लगेगा अब सैटेलाइट को, 24 घंटे लग रहे हैं, 24 घंटे लग रहे हैं, ठीक है। जब अर्थ का मास इतना है, अगर अर्थ का मास 4 गुना बढ़ जाएगा तो कितना घंटा लगेगा, मतलब आपको इवेंचुअली T2 फाइंड करने का है, ठीक है। आपको M2 दिया गया है, आपको T2 फाइंड करने का है कि इस मास पे इतना टाइम लगता है T1 24 आवर्स, तो इस मास पे यानी कि M2 पे कितना टाइम लगेगा यानी कि M2, ये आपको फाइंड करने का है। तो अगर ये चीज़ समझ में आ गई है तो एक छोटा सा आपके नज़र के सामने नजराना रखूँगा, मैं एक फॉर्मूला बनाने वाला हूँ, देख लो उसको, समझ लो उसको। मैं इसके लिए हेल्प लेने वाला हूँ हमारे केपलर्स लॉ की, ठीक नहीं, केपलर्स लॉ की हम लोग ने देखा था बेटा, जैसे कि हाउ द केपलर हेल्प न्यूटन्स फॉर हिज डेरिवेशन, हमने ग्रेविटेशन नाम के चैप्टर में पढ़े हैं। चलो स्टार्ट करते हैं सॉल्यूशन, मैं आपको समझाते हुए चल रहा हूँ। देखिए वी नो, आपके पास होता है स्पीड इज इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, स्पीड इज इक्वल्स टू आपके पास में होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ओके, स्पीड मतलब मैं बात कर लेता हूँ इसकी वेलोसिटी की, ठीक है ना, किसकी बात कर लेता हूँ, वेलोसिटी की। जब ऑर्बिट पे सैटेलाइट घूम रही है बेटा, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी, उसको हम लोग कहते हैं क्रिटिकल वेलोसिटी। और डिस्टेंस, डिस्टेंस कैसा है यहाँ पे, सर्कुलर डिस्टेंस है, और सर्कुलर डिस्टेंस को हम लोग क्या कहते हैं बेटा, सरकमफरेंस। सर्कुलर डिस्टेंस को क्या कहते हैं, सरकमफरेंस। तो सरकमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है, 2πr, और टाइम के लिए हम लोग लिखते हैं टाइम पीरियड। हमारा सवाल टाइम पीरियड को लेके है ना, तो मैं टी इधर कर देता हूँ, तो t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन टी, ठीक है। ये हमारे पास में बेटा हो गया है एक इम्पॉर्टेंट रिलेशन। सॉरी, ये VC नीचे आएगा, क्रिटिकल वेलोसिटी नीचे आ जाएगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया, इतना देख लो, समझ गया, अरे हाँ रे, ओके। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। आगे एक छोटी सी बात और करूँगा, थोड़ी जगह बचाते हुए चल रहा हूँ क्योंकि न्यूमेरिकल है छोटा, लेकिन एक्सप्लेन करते हुए बताऊँगा, थोड़ी सी जगह लेगा, लेकिन आप जब एग्ज़ाम में सॉल्व करोगे तो आपको छोटा ही लगेगा। यहाँ पर आपके पास में सिंस क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है बेटा आपके पास में, जल्दी बताओ, क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला ये होता है आपका क्या, अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r। अच्छा आपको पता है ना, सिंस r इज इक्वल्स टू आपके पास होता है r प्लस एच, है ना, छोटा r आपके पास में क्या होता है r प्लस एच, ये भूलने का नहीं, ये भूलने का नहीं, ध्यान रखो इसको। तो देयरफॉर आपके पास में ये जो वैल्यू VC की, ये VC की वैल्यू आप इस फॉर्मूले में पुट कर दो, तो आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, t इज इक्वल्स टू 2πr अपॉन अंडर रूट ऑफ gm अपॉन r, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसको देखो मैं कैसे लिखता हूँ, 2πr अपॉन अंडर रूट ऑफ gm अपॉन अंडर रूट ऑफ r। क्या गलत हो गया इसमें, कुछ नहीं, मैंने दोनों को रूट सेपरेट कर दिए। अब आप इस r को ना ऊपर लेके जाओ, इस रूट r को जब आप ऊपर लेके जाओगे तो आपके पास बचेगा 2πr, और ये रूट r ऊपर गया, सो रूट r होल अपॉन, नीचे में आपके पास में क्या आ गया, g और ये m, gm, और यहाँ पर आपके पास में एक और स्टेप मैं बढ़ा दूंगा, इस r को इस रूट के अंदर में लेके जाओ, तो r जब रूट के अंदर जाएगा तो आपको पता है मैथमेटिक्स आपको आता है, तो ये अंदर जाने के बाद क्या हो जाएगा, r रूट r है, इस r को अंदर लेके जाओगे तो ये और r ऑलरेडी प्रेजेंट है, और ये r जब अंदर जाएगा तो ये हो जाएगा r का स्क्वायर, है ना, r इंटू आर दैट इज r का स्क्वायर। अब यहाँ पे कुछ नहीं है, मतलब 1 है, तो r टू द पावर 1 एंड r टू द पावर 2 क्या हो जाएगा, r क्यूब। यस, वेरी गुड बच्चे, बहुत होशियार। तो ये हो जाएगा 2π अंडर रूट ऑफ r क्यूब होल अपॉन अंडर रूट ऑफ gm, ठीक है। अब चाहो तो इस अंडर रूट ऑफ gm को मैं सेपरेट कर सकता हूँ ऐसे, मैथमेटिक्स तो आपको आता ही है, मैंने सेपरेट कर दिया, ठीक है। यहाँ पर आपके पास क्या बचा है बेटा, t बचा है,
यहाँ पर आपके पास में t बचा हुआ है। इतना समझ में आ गया क्या? फट से देख लो, समझ गया? ओके। अब मैं ये सब क्यों किया? तो बेटा ये सब मैंने इसीलिए किया, एक ही चीज़ बताने के लिए। जब हम लोग ने ग्रेविटेशन चैप्टर पढ़ा है उस टाइम पर हमने बताया था फॉर्मूला, एक सिंपल सा फॉर्मूला हमने बनाया था 4π² वाला, याद करोगे तो आपके पास में ये जो 2π है, सिंस मैं यहाँ लिखता हूँ ये जो आपके पास में 2π है, देन आपके पास में जो r³ है एंड जो आपके पास में g है, अब वो रूट में हो या ना हो, ये सारी चीज़ें आपकी होती है r कांस्टेंट। ये सारी चीज़ें कैसी होती है? कांस्टेंट। तो इसका मतलब ये है कि इतनी चीज़ अगर कांस्टेंट है तो मैं इस इक्वेशन नंबर 1 को कंसीडर कर लेते, इसको 1 ले लेते। तो मैं ऐसा लिख नहीं सकता हूँ क्या? इक्वेशन नंबर 1 इम्प्लाइज, जब ये सारी चीज़ कांस्टेंट हो गई तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द √m। लिख सकता हूँ, है कि नहीं? यहाँ पे सारी चीज़ कांस्टेंट हो गई तो इसको हटा दो, तो t इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू √m, है कि नहीं? ओके ओके ओके, चलिए इतना समझ में आ गया। घूंघट को ठीक से बना लेते हैं हम लोग। बस ये रिलेशन लाने के लिए ही मैंने आपको ये 2-3 स्टेप एक्स्ट्रा में बताए। आपको लगता है आप यहाँ से भी स्टार्ट करोगे तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे? नहीं, थोड़ा सा आपको इतनी मेहनत करनी है। या तो आप लोग सीधा V0 से स्टार्ट कर दोगे, जिन लोगों को भैया ज़्यादा मार्क्स कमाने नहीं होंगे, शॉर्टकट में निपटना होगा तो ये भी कर सकते हैं। ठीक, इतना यही वो फॉर्मूला जो अपने को आंसर दे सकता है, बस और कुछ नहीं है। बहुत सिंपल में एक बार फिर से बताया तो मैं आपको, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है पर कोई इशू नहीं है, एक ही बार में बता दूंगा, सब जम जाएगा अपने को। स्पीड आपके पास में डिस्टेंस अपॉन टाइम है, तो स्पीड मतलब क्या भैया? वेलोसिटी कंसीडर कर लो, दैट इज वेलोसिटी यानी कि क्रिटिकल वेलोसिटी, है ना। हमारे जितने भी सैटेलाइट घूमते हैं वो किस पे घूमते हैं बेटा? क्रिटिकल वेलोसिटी पे घूमते हैं। दैट इज 2πr अपॉन t हो जाएगा। 2πr कहाँ से आएगा? डिस्टेंस कौन सा? सर्कुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस भैया? सर्कुलर डिस्टेंस मतलब कौन सा डिस्टेंस? यस, इट इज सर्कमफरेंस का फॉर्मूला क्या होता है? 2πr, और टाइम कितना आ जाएगा मेरे पास में? t। तो t मैं यहाँ लेके गया हूँ और vc को मैं नीचे ला लिया। चलो मैं ऐसा मार्क कर देता हूँ, ये गया इत्थे और ये आ गया इत्थे नीचे में। ठीक, ये हमने इसको बॉक्स में डाल दिया। अब क्रिटिकल वेलोसिटी का फॉर्मूला हमारे पास में होता है √gm अपॉन r, और r हमारा हमेशा r+h होता है, बहुत अच्छे से पता है अपने को। ठीक है, तो काम पड़ेगा तो इस्तेमाल करेंगे तो नहीं करेंगे। अब मैंने क्या कर दिया, ये क्रिटिकल वेलोसिटी की वैल्यू यहाँ पे रख दी vc की जगह पर, तो ये हो जाएगा gm अपॉन r। ये √r को मैंने ऊपर लेके गया, ऊपर आ गया, r अंदर भी चला गया। मुझे समझ में आता है कि भैया t और √m इसको छोड़कर ये सारी चीज़ें कांस्टेंट है, क्योंकि इनकी कुछ भी इन्फॉर्मेशन हमारे पास में नहीं दी है, ना 2π की इन्फॉर्मेशन दी है, ना r की यानी कि स्मॉल r की, और √g की कोई इन्फॉर्मेशन दी गई नहीं है, क्योंकि वो कांस्टेंट ही है। इसे दिया नहीं दिया बातें की अलग है। हमारे पास चेंज क्या हो रहा है? हमारे पास m1 का m2 बन रहा है और t1 का t2 बन रहा है, तो वो m और t वो दो चीज़ चाहिए। देखो m और t हमारे पास में आ गए, m और t। तो देखिए भैया, अब हमारे पास में अर्थ है एंड न्यू कंडीशन, तो हम लिखेंगे यहाँ पे ओल्ड कंडीशन में, यानी कि स्टार्टिंग में आपके पास में जो t1 है उसके लिए फॉर्मूला हो जाएगा √m1। जब हमारे पास में अर्थ का मास m1 होता है तो टाइम पीरियड कितना होता है? 24। फिर इसको लेंगे नंबर 2, न्यू कंडीशन T2 कितना होगा? जब आपके पास में मास होगा क्या? m2। ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 3। अब एक काम कीजिए, बाय डिवाइडिंग 2/3, या मैं ऐसा लिख देता हूँ यहाँ पे बाय 2 डिवाइडेड बाय 3। ये बहुत सिंपल होता है बेटा, डायरेक्टली करोगे तो भी आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा, कुछ नहीं बोलेगा। देखो, तो आपके पास हो जाएगा T1 होल अपॉन T2 इज इक्वल्स टू, T1 के सामने क्या आपके पास में 1 अपॉन √m1, एंड ये आपके पास में T2 का क्या है? √m2। अब ये कोई बताने वाली बात है? हमारे बच्चे तो शार्प है। ये आपका m1 आ जाएगा इधर नीचे में और m2 जाएगा आपका ऊपर में। यस,
हो गया, सॉल्विच हो गया, कुछ भी नहीं बचा अब इसके अंदर में। अरे तेरी, तो ग्रेविटेशन में तो हमने ऐसे न्यूमेरिकल्स किए हैं। अरे 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 अरे, इतना इजी न्यूमेरिकल। तो देयरफॉर मेरे ख्याल से यहाँ पे लाइट फ्लैश हो रहा होगा, मैं थोड़ा सा दूर लेने की कोशिश करूँगा। तो आपके पास यहाँ पर क्या है बेटा, T1 अपॉन यहाँ पे रहेगा T2 इक्वल टू ये रूट M2 आपका सबसे ऊपर में गया, तो आपके पास बचेगा यहाँ पे रूट M2 अपॉन नीचे में आपके पास में क्या है, यहाँ पर M1 नीचे आ गया, रूट M1 नीचे आ गया। बेटा जब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना, तो 1 के सामने 2 आता है और 2 के सामने 1 आता है। अगर कोई चीज़ A इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू B है, तो आपका ऐसा हो जाएगा A1 इज इक्वल्स टू B1 अपॉन A2 इज इक्वल्स टू B2, ऐसा हो जाएगा। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो 1 के सामने, 2 के सामने जाएगा। और अगर आपके पास में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है तो एट दैट टाइम 1 के सामने 2 और 2 के सामने 1। इतना ध्यान में रखो। अगर आपने ये मेथड बाय 2 डिवाइडेड बाय 3 अगर नहीं भी की और यहाँ से सीधा आपने ये लिख दिया, ये वाली स्टेप, तो भी मार्क्स मिल जाएंगे। कोई मार्क्स आपके कट नहीं करेगा, क्योंकि उनको मालूम बच्चा होशियार है, जानेंगे बच्चा होशियार है। ठीक है भैया, चलो T1 की वैल्यू हमारे पास में देखो 24 है, अप्रॉक्सीमेट दी गई है, सो इट इज़ 24 अपॉन T2, वैसे ही लिख दो T2 इज इक्वल्स टू। अच्छा M2 की वैल्यू देखो आपके पास में है 4M1, तो आप लोग यहाँ पे क्या कर दोगे, अच्छा एक ही घूंघट में डाल दोगे इसको, ऐसा है ना, एक ही घूंघट में डाल दोगे हम, फटाक से सॉल्व हो जाएगा। फिर ये एक ही बात होती है। तो मेरे पास पहले था M2 अपॉन M1, ये था मेरे पास में। अब M2 की वैल्यू हमारे पास में क्या है बेटा, 4M1, तो M2 की जगह मैं लिखूंगा 4 टाइम्स ऑफ M1। ये देखो कट गया कट गया रे 24 अपॉन T2 इज इक्वल्स टू। अच्छा आपके पास में 4 है, अंडर रूट ऑफ 4 की वैल्यू मैं लिख दूंगा। सपोज एक स्टेप बढ़ाने की तो कोई मतलब नहीं आता। 4 का रूट का आंसर कितना आएगा, यस 2 आता है, तो लिखो ना 2। देयरफॉर आपके पास में T2 इज इक्वल्स टू, ये T2 जाएगा इधर ऊपर और ये 2 आएगा इधर नीचे, तो हो जाएगा आपके पास में 24 अपॉन 2 एंड द टाइम T2 आपके पास में कितना आ जाएगा भैया, 12। ठीक है, अप्रॉक्सीमेट क्यों, ये भी हमारा T1 अप्रॉक्सीमेट था, तो T2 भी आपके पास में अप्रॉक्सीमेट आएगा इन आवर्स। यूनिट लिखना नहीं भूलना। तो इस तरीके से ये आपका सेकेंड वाला न्यूमेरिकल बताते समय लगता है, सॉल्व करते समय नहीं लगता है। थर्ड वाला न्यूमेरिकल इससे भी इजी है, इसको जल्दी से देखो, इरेज कर रहा हूँ मैं। देखो जल्दी से स्क्रीनशॉट निकाल लो। बहुत सिंपल सा है बेटा, 3 न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल को घोट लो अच्छे से, आ जाएगा तो इसके अंदर से ही आएगा, बाहर से नहीं आ सकेगा। ठीक, 12th के लिए प्रिपरेशन करना, वहाँ से अंदर बाहर हर जगह से आता है। हो गया, देख लिया, समझ लिया। ओके, आखिरी वाला न्यूमेरिकल सबसे इजी है, मिटा दूँ इसको, मिटा दूँ, फुसफुस कर दूँ। चलो फुसफुस करने तक फटाफट देख लो। इसको बेटा आप जितने बार हो सके उतने बार सॉल्व करके देखो, क्योंकि ये न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैंगे, ये आपको करना ही पड़ेगा। और इतना शॉर्ट न्यूमेरिकल्स है, बस इतने ही है। आप 11-12 साइंस करोगे तो वहाँ पर न्यूमेरिकल्स की भरमार होती है, वो बहुत ईजी होते हैं। कुछ छोटी मोटी ट्रिक्स आपको पता रहनी चाहिए, जैसे मैं यहाँ पे आपको ट्रिक्स बता रहा हूँ, वैसे ही 11-12 में भी आपको ट्रिक्स बताई जाएंगी सॉल्व करने के लिए न्यूमेरिकल्स को। ठीक है, बोर्ड अपना साफ हो गया, चकाचक एकदम सफ़ेद बढ़िया सा। और अभी हम लोग लास्ट थर्ड वाला न्यूमेरिकल कर रहे हैं। वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है, बट एक न्यूमेरिकल की इतनी बात तो बनती है। चलिए, इफ द हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ इन t seconds is h1 meter, then what would be the height of the satellite taking 2√2 t second 1 revolution? कंसेप्ट को समझो मेरे भैया, सिंपल सी बात बोली गई है। क्या बोला गया है, इफ हाइट ऑफ अ सैटेलाइट, मान लेते हैं अगेन दिस इज द अर्थ, मैंने मिटाना नहीं चाहिए था। हाइट ऑफ अ सैटेलाइट कंप्लीटिंग 1 रिवॉल्यूशन अराउंड द अर्थ, तो भैया यहाँ से ये सैटेलाइट है और ये 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट कर रही है। जब ये 1 रिवॉल्यूशन आपकी कंप्लीट करती है, तो 1 रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए
जो टाइम लगता है वो रहेगा r प्लस h1, आपको h1 दिया गया है इन t सेकेंड्स। इसको जो टाइम लग रहा है वो लग रहा है t सेकेंड्स। तो इसको मैं t1 पकड़ लूँ तो मुझे लगता नहीं कोई प्रॉब्लम है ना, h1 के लिए मैं t1 पकड़ लेता हूँ। t सेकेंड्स चलेगा, मैं t लिखूँगा तो भी चलेगा वहाँ पे। देन व्हाट वुड इट विल बी हाइट ऑफ अ सैटेलाइट टेकिंग, यानी कि अगर टाइम मेरा नेक्स्ट टाइम t2 अगर आपका हो जाता है 2√2 ऑफ t1, आपके पास में सिर्फ t दिया है, मैं t1 लेता हूँ, चलेगा। तो आपके पास में अगर टाइम नेक्स्ट टाइम 2√2 t1 हो जाता है तो पूछा गया है देन व्हाट वुड बी द हाइट, यानी इसके लिए ये टाइम होता है। तो अगर ये टाइम हुआ है तो हाइट क्या रहेंगी, r प्लस h2 क्या रहेगा। अभी मैंने बताया बेटा आपका ये r कांस्टेंट रहता है, बदल क्या रहा है आपका h1 h2। समझा कि आपको एक बार फिर से समझ लो कि आपके पास में ये अर्थ है और इस अर्थ के अराउंड ये सैटेलाइट जो है रिवॉल्व हो रही है। यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस होता है वो r प्लस h1 होता है। सो r प्लस h1 के लिए जो टाइम दिया है वो दिया गया t, आपकी बुक में t दिया है, मैं t1 लिख ले रहा हूँ अपने तरफ से, ठीक है ना। चाहो तो मत लिखो, चाहो तो लिखो, इतना है, ठीक है, ये पता है अपने को। अब बात ऐसी हो रही है कि बोलता है कि अब जो टाइम हो गया t2, नया टाइम, न्यू टाइम, न्यू NEW न्यू टाइम जो है वो हो गया है 2√2 ऑफ t, मतलब इसके 2√2 टाइम्स हो गया है, इस टाइम के 2√2 टाइम्स हो गया है। तो ऐसे कंडीशन पे अब डिस्टेंस क्या होगा, r तो भैया कांस्टेंट है क्योंकि r तो हमारे पास में अर्थ का रेडियस होता है r, आगे का जो h है वो हो जाएगा आपका r प्लस h2। तो आपका ये h2 टोटल कितना होगा ये आपको पता करना है, मतलब इवेंचुअली वी नीड टू फाइंड h2, अपने को h2 फाइंड करना है। क्या कर रहा हूँ मैं, आपको h2 फाइंड करना है, आपको h2 फाइंड करना है, दैट्स द क्वेश्चन, ठीक है। बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है बेटा, फटाक से सॉल्व हो जाएगा, फटाक से समझेंगे। तो यहाँ पर तीसरा कंसेप्ट हम लोग लगा रहे हैं, 3 कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड है। पहला वाला इसके वेलोसिटी वाला था, दूसरा वाला हमारे पास में कांस्टेंट बिहेवियर वाला था, जहाँ पे न्यूटन को केपलर अंकल ने हेल्प की थी उसके डेरिवेशन में, सेंट्रीपिटल फोर्स वगैरह को लेकर आपको पता है ग्रेविटेशन चैप्टर में। इसके लिए देखो सॉल्यूशन कर रहा हूँ, डायरेक्टली सॉल्यूशन कर रहा हूँ, देखो फटाक से सॉल्यूशन देख लो, बहुत सिंपल सा है। हम लिखेंगे बाय केपलर्स थर्ड लॉ, याद करो केपलर्स का थर्ड लॉ क्या था, पेन नहीं चल रहा है। बाय केपलर्स का थर्ड लॉ याद है कि आपको केपलर्स का थर्ड लॉ किस किस को याद है, हाथ उठाओ। अरे मैं कैसे देख सकता हूँ, तो बेटा ये होता है आपका t स्क्वायर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू r क्यूब। अच्छा मैंने आपको अभी बताया था कि आपका r इज इक्वल्स टू होता है r प्लस एच, स्मॉल r होता है आपका r प्लस एच, ये भूलने का नहीं है ना, ये आपका होता है। बस देर किस बात की, सॉल्व करो तो आपके पास हो जाएगा t स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस एच, ये आपके पास में बन गया। अच्छा क्यूब चाहिए यहाँ पे क्यूब हो जाएगा, तो इसको मैं बॉक्स में डाल देता हूँ क्योंकि ये हमारा है वो फॉर्मूला जिसे मैं इस्तेमाल करना है। तो ये आपकी हो गई ओल्ड कंडीशन, दिस इज़ योर ओल्ड कंडीशन, और ये आपकी कौन सी होगी बेटा, न्यू कंडीशन। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर ओल्ड कंडीशन, ओल्ड कंडीशन के हिसाब से फॉर्मूला आपका कैसा हो जाएगा बेटा, t1 का स्क्वायर, हाँ इसी का इस्तेमाल करो, t1 का स्क्वायर जब हमारे पास में t कैसा था 1 था, इज इक्वल्स टू r प्लस h1, इसका हो जाएगा क्यूब, है ना। देखो r तो कांस्टेंट है, बस h की जगह मैंने क्या लिख लिया यहाँ पे h1 लिख लिया, है ना। ये एक चीज़ हो गई। न्यू कंडीशन, न्यू कंडीशन r2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू r प्लस h2 का स्क्वायर, इसका भी होल क्यूब। इंक ख़त्म हो रही है, मुझे ज़रा इंक डालने दो, मैं यहीं पर थोड़ी सी इंक ऐड कर लूँगा। वीडियो लंबा बन रहा है, हम कोशिश कर रहे हैं शॉर्ट में निपटाने की, पर वो नहीं हो रहा है क्योंकि एक्सप्लेन करते हुए चलना पड़ रहा है, डंडा आवाज़ कर रहा है। शांत बैठ जा बेटा। इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 1, इसको ले लीजिए आप इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। हो गया, सॉल्व भी हो गया, अभी हो गया, थोड़ा सा रह गया। बस बेटा हम लिखेंगे बाय 1 डिवाइडेड बाय 2,
ये 1 और 2 है, डिवाइड करेंगे। मैंने आपको बताया देखो दोनों आमने सामने हैं, तो 1 के सामने ये आपका H1 रहेगा, 2 के सामने आपका H2 रहेगा। सिंपली थोड़ी देर पहले कैसा हो गया था, उल्टा हो गया था क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल था। सो T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, देखो दिस अपॉन दिस क्या, T1 का स्क्वायर अपॉन T2 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू, यहाँ पे आपके पास में रहेगा R प्लस H1 का क्यूब अपॉन R प्लस H2 का क्यूब। सही है कि नहीं? R H1 दोनों का क्यूब आ गया। हम इसको एक ही इसमें लिख लेते हैं, T1 अपॉन T2 का होल क्यूब। ठीक है, T1 अपॉन T2 का होल क्यूब, और यहाँ पर आपके पास में आएगा R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2 का सॉरी यहाँ पे स्क्वायर आएगा, और यहाँ पर आ गया आपके पास में क्यूब। दिख रहा है कि यहाँ पे लाइट का फ्लैश आ रहा है कहीं तो भी मुझे पता नहीं, तो ये क्यूब मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है, चलो अच्छी बात है। अब आपको देखो यहाँ पे इस्तेमाल करना है, T1 तो आपके पास में T1 है, कोई लेना देना नहीं, T1 का वैसे ही रखेंगे। लेकिन T2 आपके पास में देखो, T2 केवल दी गई है, इट इज़ 2√2 ऑफ T1, 2√2 ऑफ T1 इज इक्वल्स टू। ठीक है, इसको बेटा रूट के बाहर लिखना। ठीक, ओके, यहाँ पर आप वैसा का वैसा लिख दो, इसका कोई काम नहीं। फिर अपने को R प्लस H2 का होल क्यूब, इसका फिलहाल कोई काम नहीं है होल क्यूब का। अब देखिए क्या मैं इस 2√2 को ऐसा लिख सकता हूँ कि आपका ये T1 तो यहाँ पे कैंसिल हो गया, ये ऊपर में से आपके पास 1 बचा। मुझे बताइए इसको मैं ऐसा लिख सकता, अरे भैया स्क्वायर नहीं दिया, देखो ऐसी गलती करते हैं अपन लोग, इसलिए मास करते हैं अपने। तो यहाँ पर मैं इसको 8 लिख सकता हूँ क्या, 2√2 को, है ना? अरे अभी तो बताया, देखो ऐसा था, ये 2√2 हमारे पास में, ये 2 अंदर जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये 2 पहले गई है, और ये 2 अंदर जाके हो जाएगा 2 × 2 डबल हो जाएगा ये, तो 2 2 4 2 8, तो क्या हो जाएगा √8। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे √8। अच्छा, √8 का क्या है यहाँ पे, स्क्वायर है, इज इक्वल टू नीचे वाली चीज़ वैसे की वैसे रखो बेटा, बाजू वाली चीज़ नॉट नीचे वाली, R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2 इसका होल क्यूब। फटाफट सॉल्व हो रहा है। 1 का स्क्वायर 1, रूट का स्क्वायर 8, है ना? ऐसे हो जाएगा ये, ओके, इज इक्वल्स टू, ये आपके पास में वैसा का वैसा, ये तो जान पे आती है वो भी चीज़ बार बार लिखने के लिए, कुछ नया हो तो अच्छी बात है, इसका होल क्यूब। अब मुझे एक बात बताइए, क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ कि मैं बाजू में लिखता हूँ, 8, देखो 1 का क्यूब 1, और 8 किसका क्यूब है बेटा, 8 है आपके पास में 2 का क्यूब, तो मैं इसका होल क्यूब लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता? यहाँ पे लिख सकता हूँ ना। 1 का क्यूब आपको 1 मिलेगा, और जब मैं 2 का क्यूब करूँगा तो क्या मिलेगा मुझको, 8 मिलेगा। तो मैंने यहाँ पे 1/8 के जगह 1/2 होल क्यूब लिख दिया, और आपके सामने बाकी चीज़ें तो ऐसे है, R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2, ठीक है ना, इसका है होल क्यूब। अब देखो दोनों जगह पे क्यूब है, तो टेकिंग क्यूब रूट टू बोथ साइड, तो आपके पास में यहाँ पे बचेगा ओनली 1/2 इज इक्वल्स टू R प्लस H1 अपॉन R प्लस H2। ठीक है, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसको इधर लेके आ जाओ, तो आपके पास यहाँ पर ये आ जाएगा। पता है ना कौन कहाँ पे आ रहा है, ये इत्थे जा रहा है, और 2 जो है वो इत्थे जा रहा है। चलिए फटाफट सॉल्व करो, ये आ जाएगा आपके पास में R प्लस H2 इज इक्वल्स टू, बेटा 1 और 2 प्रॉपर लिखने का, क्योंकि इसी के ऊपर में सवाल पूछा गया है। यहाँ पे आपके पास में ये 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 टाइम्स R प्लस H1, सही है ना, 2 इधर चला गया, मल्टीप्लाई हो गया, देयरफॉर R प्लस H2, फिलहाल इसको भाव दो बेटा, थोड़ा देर चलने दो इसको, 2 × R 2 टाइम्स R प्लस 2 × H1 2 टाइम्स H1, बस आखिरी स्टेप, इस R को इधर लेके जाओ तो ये माइनस में चला जाएगा, तो आपके पास में क्या आ जाएगा, यहाँ रहेगा आपके पास में H2 इक्वल टू, और एक स्टेप नीचे लिख देता हूँ, H2 इक्वल टू क्या हो जाएगा आपके पास में, यहाँ पे 2R है, ये R प्लस में है, इधर में आके क्या हो गया बेटा, ये -R
प्लस आपके पास यहाँ पे 2H1 है ही है, तो 2R में से 1R गया, ठीक है, इसमें से इसको माइनस करो, इतना ही, 2R में से 1R गया, आपको क्या बचेगा, H2 इज इक्वल्स टू 2R में से 1R गया तो 1R बचा, प्लस 2 टाइम्स H1, ऐसा का वैसा, ऐसी की वैसी, ऐसी ऐसी H1. I think that's the answer. Yes, is it? Yes, it is. It is the answer. Yeah. मैं निकला गड्डी लेके। तो भैया इस तरीके से हम लोगों ने न्यूमेरिकल को सॉल्व कर लिया। ठीक, तो ये होता है हमारे पास में न्यूमेरिकल, इस तरीके से है, सिंपल मेथड है, सिंपल मेथड को जाएंगे। इसके बाद हम लोग अभी हिट के न्यूमेरिकल देख रहे हैं, 3 न्यूमेरिकल है, 3 न्यूमेरिकल को प्रॉपर में सॉल्व करते हो तो सॉल्व करने के बाद में आप लोग को मैक्सिमम से मैक्सिमम मार्क्स मिलना एकदम स्वाभाविक है। सिंपल मेथड है, 3 तरीके की मेथड मैंने यहाँ पे इस्तेमाल की है। ठीक है, पहली हमारी थी क्रिटिकल वेलोसिटी की, दूसरी हमारे पास थी, नहीं पहले एस्केप वेलोसिटी थी, दूसरी हमारे पास में थी सिंपल रिलेशन विद द कांस्टेंट, और हमने तीसरा वाला भी जो किया है वो किया है किसके ऊपर में, केप्लर्स थर्ड लॉ के ऊपर में, ऑफ प्लैनेटरी मोशन के ऊपर में। तो 3 चीज़ें हैं, 3 चीज़ें समझ में आ जाती है, इतना क्लियर करेंगे। इसके बाद वाले हम लोग करेंगे हीट के न्यूमेरिकल्स, इतना देख लीजिए, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, चलो बाय।